हाय एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, क्लास 12th अकाउंट्स। उसमें एक टॉपिक है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का आज हम लोग पहला फीचर समझ लेते हैं, उसका प्रोविज़न क्या होते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के, और फॉर्मेट और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस में और बैलेंस शीट में। ओके, तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो बेटा पार्टनरशिप है क्या? सिंपल आंसर ध्यान देना। सोल ट्रेडिंग में क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है। एक ही आदमी पैसा लगाता है, उसी को रिस्क बर्दाश्त करना एक लिमिटेशन होता है हर चीज़ का, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता है। फिर सोल ट्रेडिंग का जो लिमिटेशन है उसको कम करने के लिए हम लोग पार्टनरशिप बनाते हैं। जैसे एग्जांपल, एक बंदा ना कार डीलर है, कार, हाँ, क्या हम लोग कार खरीदते हैं और बेचते हैं। तो ये रहा कार। तो जो कार डीलर है, हम लोग जो कार डीलर है, तो हम लोग क्या करते हैं, कार खरीदते हैं बेचते हैं। लेकिन यार कार बहुत महंगा है, हम बहुत सारा कार खरीदते हैं। तो ये लोग ने पार्टनरशिप कर लिया, तीन लोग ने, ए बी और सी। तो ए बी सी तीन लोग ने मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस चालू किया। ये लोग क्या बोले, आपस में डिसाइड किए कि हम तीनों जन पैसा लाएंगे। अभी एक ही आदमी पैसा ला रहा था 10 लाख रुपया। तीनों ने डिसाइड किया मैं भी 10 लाख लेके आता हूँ, मैं भी 10 लाख और मैं भी 10 लाख, 30 लाख हो जाएगा। हम तीनों पैसा लाएंगे, बिजनेस करेंगे। ओके, हम लोग कार खरीदेंगे, प्रॉफिट ऐड करके इसको बेचेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा हम आपस में बांट के लेंगे, ज़रूरत पड़ा तो और भी पैसा लाएंगे। तो ये है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप में क्या होता है, फंड और आने का चांस हो जाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप ए बी सी तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। पार्टनरशिप जो सोल ट्रेडिंग का जो कमियां था वो कम करने के लिए पार्टनरशिप बनाते हैं। अब पार्टनरशिप जो बनाते हैं हम लोग, उसका फीचर्स क्या क्या है, ध्यान देना। फीचर्स, सबसे पहला पार्टनरशिप जो बनता है, जैसा अभी वो कार डीलर थे, व्हाट आर द फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। फीचर्स में क्या ध्यान देना है, फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। अगर हम लोग एक कार डीलर है, तीनों जन कार खरीदते हैं बेचते हैं, तो हमारा फीचर क्या रहेगा, पहला बार तो हम लोग जो एग्रीमेंट से आते हैं। ओके, हम एक दूसरे को पहचानते नहीं, एक दूसरे को एग्रीमेंट से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म होता है एग्रीमेंट से। पॉइंट नंबर वन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कभी भी फॉर्म होता है एग्रीमेंट से। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। दिखाई दे रहा है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। सर रिटर्न मतलब एक पार्टनरशिप डीड बनाया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कौन कौन पार्टनर है, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा पैसा, पीएसआर रेशो क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हर चीज़ लिखा जाएगा। रिटर्न का फ़ायदा यही होता है, कल अगर ये लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो कोर्ट में पेश करेंगे वो पार्टनरशिप डीड, तो कोर्ट उस मैटर को सॉल्व करेंगे। ओरल में ऐसा नहीं होता। ओरल बस ऐसी जबान में बिजनेस चालू किया, दो लोग ने आपस में डिसाइड किया हम लोग दिवाली में क्रैकर्स बेचेंगे, फटाके, तो 1 महीने के लिए बेचेंगे, जो प्रॉफिट होगा बांट के लेंगे। इसके लिए कुछ लोग, वो लोग ने एग्रीमेंट नहीं किया। लेकिन ओरल का प्रॉब्लम ये है, कल अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, ओरल का प्रॉब्लम ये है, कल अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगा दो लोग के बीच में, तो कोर्ट में नहीं जाना, क्योंकि आपके पास सबूत ही नहीं है कि आप पार्टनरशिप है। तो एग्रीमेंट कैसे बनता है बेटा, रिटर्न भी बनता है, ओरल भी बनता है। रिटर्न एक प्रूफ माना जाता है कोर्ट ऑफ द लॉ में। आगे बढ़ते हैं, और रिटर्न पार्टनरशिप डीड को बोलते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर, बेटा कोई भी पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम 2 लोग तो होना चाहिए, क्योंकि एक रहेगा तो सोल ट्रेडर हो गया। तो कम से कम कितना लोग होना चाहिए, 2 पार्टनर होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए। सर मैक्सिमम 50 हो सकता है, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट नहीं, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडेड 2014। तो मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए, और मैक्सिमम 50। ठीक है, लॉफुल, जब भी आप पार्टनरशिप करोगे आप लॉफुल बिजनेस करोगे। लॉफुल का मतलब होता है ये लोग बिजनेस क्या कर रहे हैं, कार खरीदेंगे बेचेंगे। कुछ लोग बिजनेस चालू किया, फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर खरीदेंगे बेचेंगे। ठीक है, कुछ लोग बिजनेस चालू किए, ज्वेलरी खरीदेंगे बेचेंगे, ये लॉफुल है। लॉ बोलता है करो, ये बिजनेस चलता है। कुछ लोग बिजनेस चालू किए, हम लोग कोचिंग क्लास चलाएंगे, ओके, और कोचिंग क्लास में जो भी प्रॉफिट होगा बांट के लेंगे, तो ये लॉफुल है। पुलिस देख के हम लोग भागेंगे नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसा बिजनेस चालू किया, बोलते हैं हम लोग AK-47 बनाएंगे, राइफल बनाएंगे। ओके, कुछ लोग बिजनेस चालू किए, हम लोग AK-47 बनाएंगे, राइफल, बंदूक, चर्स, गांजा, ये सब बनाएंगे, ये तो अनलॉफुल है।
ठीक है। तो जो भी पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे वो लॉफुल होना चाहिए। तो बिजनेस अंडरटेकर नहीं लिखा है, बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। आप लॉफुल बिजनेस करेंगे। इट कैन नॉट बी अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय द स्टेट। ओके, द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो डज नॉट परमिट एनी इलीगल बिजनेस। इलीगल बिजनेस आप नहीं करोगे। थर्ड, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। बेटा बिजनेस होगा, प्रॉफिट होगा तो शेयर भी करेंगे प्रॉफिट हम लोग। तो बोलता है द पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। हम कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं आए, चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। तो जो भी मुनाफा होगा हम लोग बांट के लेंगे। ओके, तब the purpose of the partnership is to earn a maximum profit. The partner has to share the profit loss in the ratio according to the given in the deed. If the agreement silent रहता है, अगर deed में कुछ नहीं लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा करेंगे, तो इक्वली बांट के लेंगे। तो फिर से बोलता हूँ, इसमें क्या खास है कि जो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट है ये हमारा मेन मकसद होता है ना। और हम लोग कैसा बांट के लेंगे, एज पर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जैसा लिखा हम लोग वैसे ही बांट के लेंगे। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो हम लोग कैसा बांट के लेंगे, इक्वली बांट के लेंगे। ठीक है, यस सर। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, कल अगर एसेट्स बेच के, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट होगा, एसेट्स होगा, लायबिलिटी होगा। कल अगर एसेट्स बेच के, एग्जांपल ये पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट है, इनके पास एसेट है 20 करोड़ का, लायबिलिटी है 60 करोड़ का। तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दे तो अभी भी 40 करोड़ किधर से आएगा, तो आप लोग को अपना घर से लाना पड़ेगा, घर बेच के लाओ पैसा। तो इसीलिए पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब होता है अगर फर्म के पास पैसा नहीं है तो तुम अपना घर से पैसा लाओगे, ऐसा केस में तुम अपना घर से पैसा लाओगे। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड जॉइंटली और सेवरली। जॉइंटली और सेवरली का मतलब होता है तीनों जन लायबल है घर से कितना लाने के लिए, 40 लाने के लिए। अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो बाकी जो सॉल्वेंट है वो लोग लेके आएंगे, लेकिन लाएंगे कुछ भी हो जाए। मैं फिर से बोलता हूँ, कल अगर हमारा 40 लाख का हमको ज़रूरत पड़ा, कल हमको 40, ये सोचो लैक्स में, हाँ 20 लाख का एसेट्स है, 60 लाख का लायबिलिटी है, 40 लाख शॉर्टेज गिर रहा है, तो तुम तीनों अपना घर से लाओगे। इस बीच में पता चला ये इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब भिखारी हो गया, उसका पैसा बिल्कुल नहीं है, तो बाकी जो पार्टनर है ना सॉल्वेंट, वो अपना घर से पैसा लाएंगे। तो इसीलिए बोलता है आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है जॉइंटली और सेवरली। तुम तीनों जॉइंटली भी लायबल है और सेवरली भी लायबल है। पता चला है दो भाग गए ए और बी, तो सी से पूरा पैसा वसूल करेंगे। ठीक है, तो बोलता है द लायबिलिटी द पार्टनर इज अनलिमिटेड जॉइंटली एंड सेवरली। द पार्टनर आर लायबल टिल द लास्ट रुपी इन द पॉकेट। देख रहे हो क्या बात बोला इन्होंने, द पार्टनर इज लायबल टिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट। इफ द एसेट ऑफ द बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट टू पे द लायबिलिटी, पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड। उनका पर्सनल प्रॉपर्टी बेचा जाएगा। ठीक है, जितना भी संपत्ति है, गांव में घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब बेचा जाएगा फॉर्म का लायबिलिटी पे करने के लिए। बड़ा डेंजर पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, जब तक फॉर्म का पैसा वसूल नहीं करेंगे आपको छोड़ेंगे नहीं। रजिस्ट्रेशन, बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन किधर कंपलसरी, कंपलसरी ओनली इन महाराष्ट्र। ठीक है, बाकी स्टेट में कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है ये पार्टनरशिप फॉर्म जो बिजनेस कर रहे हैं, इनका कुछ बिजनेस सेटअप बना रहेगा तो तीनों जन उसके मालिक है। इन तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस बिजनेस का कीमत है 10 करोड़ का। ये शॉप है, ये शॉप जो है ना, ये 10 करोड़ का शॉप है, तो इसका मालिक कौन है, तीनों जन होंगे, मैनेज भी तीनों करेंगे, तो इसका ओनरशिप और मैनेजमेंट सबके पास होता है, जॉइंट ओनरशिप है। ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मिला, ईच पार्टनर इज ए जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सो नो पार्टनर कैन यूज द प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। ऑल द पार्टनर हैव इक्वल राइट इन द मैनेजिंग द फर्म का मतलब होता है कल अगर डिसीजन लेना होगा तो तीनों जन से पूछा जाएगा। डिसीजन मेकिंग में तीनों का सहमति चाहिए। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट समझ में आया। हम लोग ओनर जॉइंट, हम लोग कोई चीज़ खरीदे हैं तो उसका जॉइंट ओनर है और मैनेज भी हम तीनों मिलके करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट में क्या होता है, ईच पार्टनर इज ए प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का मतलब होता है कल अगर ए ने बैंक से लोन लिया, एग्जाम्पल
कल अगर बेटा ए ने एसबीआई से लोन लिया है, एसबीआई से लोन लिया है, 5 लाख रुपए का लोन लिया है, तो ये मत बोलेंगे एसबीआई से लोन कौन लिया, ए ने लिया तो ए पे करेगा, ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि उसने फॉर्म का भला के लिए लिया था। तो लोन अगर ए लेता है तभी भी ए बी सी तीनों लायबल होंगे। तो बिकॉज हमारा जो रिलेशन होता है प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। एजेंट का मतलब क्या होता है, अगर ए ने अगर लोन लिया फॉर्म का भला के लिए तो बी और सी लायबल होंगे, तो बी और सी उसके लिए प्रिंसिपल रहेंगे, तो वो लोग लायबल होंगे। याद है ना प्रिंसिपल एजेंट कैसा होता है, एजेंट कुछ भी करेगा तो प्रिंसिपल लायबल होता है, इसीलिए बोलते हैं प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप। यहाँ पर अगर ए ने लोन लिया है तो बी और सी भी लायबल होंगे, सिमिलरली बी और सी भी लोन लेते हैं फॉर्म का भला के लिए तो ए भी लायबल होगा, इसीलिए इनका रिलेशन कैसा रहता है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप रहता है। कुछ भी हम करेंगे ना सब लोग लायबल होंगे। तो पढ़ो, ईच पार्टनर वर्क इन टू फोल्ड कैपेसिटी, वो प्रिंसिपल भी होता है वो एजेंट भी होता है। द प्रिंसिपल A partner act as a principal of the firm with the outsider and with the other act as a agent। बरोबर है, आउटसाइडर के लिए वो प्रिंसिपल है और आपस के लिए वो एजेंट है। डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट से डिसॉल्व कर सकते हैं। सर पार्टनरशिप बिजनेस बंद कर सकते हैं, जरूर बंद कर सकते हैं, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो जरूर बंद कर सकते हो, लेकिन प्रायर 14 डेज का नोटिस देना है आपको बंद करने से पहले, ठीक है। और भी बंद होता है, रिटायरमेंट डेथ से भी बंद हो सकता है। द फर्म कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व इफ द पार्टनर डाई और रिटायर और बिकम इंसॉल्वेंट और इंसान मतलब पागल। तो अगर ये कुछ भी होता है तभी भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है। तो डिसोल्यूशन एग्रीमेंट से होता है, 14 डेज का नोटिस देना है। और डिसोल्यूशन ये केस में भी होता है, किसी का डेथ हो गया, रिटायर हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इंसान हो गया। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इस तरीके से होता है पार्टनरशिप डीड। उसमें क्या क्या लिखा जाता है उस डीड में, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, उस फर्म का नाम और पता, नेम एंड एड्रेस क्या है उस फर्म का, बिजनेस क्या करते हो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टनर, सब पार्टनर, जैसे 3 पार्टनर है तो तीनों का नाम बताओ, एड्रेस बताओ। 10 पार्टनर है तो 10 का नाम और एड्रेस बताओ। 10 ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, उनका पीएसआर रेशो कैसा रहेगा, उनका राइट्स एंड ड्यूटीज लायबिलिटी क्या क्या रहेगा, प्रोविज़न क्या रहेगा, अगर किसी चौथा को एडमिट करना है, 3 पार्टनर तो है, किसी 4th को एडमिट करना है कुछ साल के बाद, किसी को रिटायर होना तो उसका रूल्स कैसा रहेगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में। कल अगर कोई पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा लोन देगा तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्या रहेगा, वो सब डीड में लिखा जाता है। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको सैलरी कमीशन देना है कि नहीं देना है उसके बारे में जिक्र किया रहेगा। कल अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो सेटलमेंट कैसा करेंगे डिसोल्यूशन में, मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट एंड एनी अदर मैटर जो बिजनेस करने के लिए जरूरत है, ये सब डीड में लिखा जाता है। थर्ड आते हैं प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप इन 1932। प्रोविजन का मतलब ये सब चीज़ का प्रोविजन क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। अगर बेटा डीड में साइलेंट है, डीड में कुछ लिखा नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा इक्वल रहेगा। जैसा अगर 3 पार्टनर है बेटा, 3 पार्टनर है ए बी और सी, अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो 1:1:1 ये रेशो में हम लोग बांट के लेंगे, मतलब 1/3 1/3 1/3, समझे। और अगर डीड में ऐसा लिखा है नहीं 2:1 का रेशो में बांटेंगे तो ये डीड में लिखा है तो वैसे ही बांट के लेंगे। अगर डीड साइलेंट, ये देखो साइलेंट मोड है, कुछ नहीं बोला है म्यूट पे, तो अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो इक्वली बांट के लेंगे, समझा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में क्या लिखा है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो कैसा बांट के लेंगे, इक्वली। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जरूरत पड़ा है तो कभी कभी कुछ पार्टनर है ना ड्राइंग करते हैं, फॉर्म से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं, तो उसका अगर डेट लिखा रहेगा तो वहाँ से ब्याज चार्ज करेंगे, लेकिन अगर डेट नहीं लिखा रहेगा तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लेने का ऑन एन एवरेज। तो पढ़ो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ द डेट ऑफ द ड्राइंग इज नॉट गिवन, नहीं दिया है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करने का, मतलब 6/12 ऑन एन एवरेज। सर अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा पैसा दिया है फॉर्म को तो उसके ऊपर नहीं बोला रहेगा तो 6% हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, 6% उसको इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि अगर अपन बाहर वाले से लेते थे तो ब्याज देना पड़ता था, तो हम इसको भी ब्याज देंगे।
6% per annum interest देंगे। If the partner provide additional amount to the business as a loan, the rate of interest of the loan is not given। अगर इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया रहेगा तो 6% हम देंगे, नाराज मत हो। इंटरेस्ट एंड कैपिटल साइलेंट रहेगा तो नहीं मिलेगा। डीड में अगर कुछ नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। मिला क्या? अगर पार्टनरशिप डीड में कैपिटल के बारे में नहीं, अगर पार्टनरशिप डीड में कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं दे रहा है, कुछ नहीं बोला है तो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? सैलरी एंड कमीशन के बारे में डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? एज पर द प्रोविजन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नो लिखा है, देखो, नो सैलरी एंड कमीशन रेम्युनरेशन गिवन टू एनी ऑफ द पार्टनर फॉर एनी एक्स्ट्रा वर्क डन। हाँ, अगर प्रोविजन किया है, डीड में लिखा है तो ही मिलेगा। मतलब ये वाला नहीं मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा, है ना बेटा? मिला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो। एडमिशन ऑफ द पार्टनर, अगर किसी को एडमिट करना है तो सबका परमिशन लगता है। एग्जाम्पल, कल अगर 3 पार्टनर है और चौथा आ रहा है डी, तो तीनों का परमिशन लगेगा कंपलसरी, इसके सिवा एडमिशन नहीं होगा। तो क्या लिखा है? अगर एडमिशन करना है as per the provision the Indian Partnership Act, no outsider can be admitted into the firm without the consent of the other। बिना सबसे पूछे आप एडमिशन नहीं कर सकते हो। मतलब सीधा सीधा बोलो ना, सबका परमिशन लेने का। अगर 10 पार्टनर है तो 10 का परमिशन चाहिए, ठीक है? तो एज्यूम करता हूँ प्रोविजन समझ में आया। देखो, कैपिटल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी काम चलो समझाता हूँ। पार्टनरशिप का जो कैपिटल होता है 2 तरीके का होता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड नाम ही है फिक्स्ड, इसमें जो शुरू में जो पैसा लगाते हैं ना, जैसे ए ने लगाया 10 लाख, बी ने लगाया 10 लाख, सी ने लगाया 10 लाख, तो ये हमेशा सेम रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड। और जो भी इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन देना है वो करंट अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, तीनों ने जो पैसा लगाया वो सब एक ही में लिखा जाता है। इसने 10, इसने 10, इसने 10, फिर इसमें इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, वो सब इसी में एडलेस होगा। तो ये फ्लक्चुएट होते रहता है। फिक्स्ड में वो एकदम फिक्स्ड रहता है, वो नहीं चेंज होता है। सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब करंट अकाउंट में एडजस्ट करने का, ठीक है? अब आते हैं बेटा फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या लिखना है। तो फाइनल अकाउंट के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, फॉर्मेट दिख रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है आपको? यस सर। तो सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, अभी हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, जितना भी डायरेक्ट खर्चा है गुड्स को लाने का, उसको बनाने का, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। एग्जांपल, स्टूडेंट, हमारा एक फैक्ट्री है बिस्किट बनाने वाली, हाँ, क्या गुड्डे बिस्किट बनाते हैं हम लोग। तो बिस्किट बनाते हैं बेटा मैदा, शक्कर और ऑयल से, लेकिन हम जो मैदा मंगाते हैं पंजाब से लेके आते हैं, ठीक है, बहुत दूर से लेके आते हैं। तो और हमारा बिजनेस है, हम जो मैदा लाते हैं पंजाब से लाते हैं, हमारा बिजनेस इधर मुंबई में। तो पंजाब से हम मटेरियल लाते हैं और मुंबई में इधर बनाते हैं। तो लाने में जो खर्चा होता है, जैसे एग्जांपल ये आ रहा हमारा ट्रक, तो गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है, गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है प्लस लाने में गुड्स और लाने में जितना भी खर्चा होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सब इधर ही लेना ट्रेडिंग अकाउंट में। एग्जांपल, अब हम जो बिस्किट बना रहे पहले से कुछ पैकेट बचा रहेगा, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक किधर लिखना, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। परचेज क्या होता है, हम जो गुड्स बना रहे हैं हमने और परचेज किया रहेगा। अब जो परचेज किया तो गुड्स आएगा तो डेबिट में लिखते हैं, गुड्स आएगा तो डेबिट में लिखते हैं, गुड्स जाएगा तो क्रेडिट में लिखते हैं। बिजनेस में गुड्स आ रहा है तो डेबिट में लिखो, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखो। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर रिटर्न आउटवर्ड क्या है। सुनो ना, हमने जो गुड्स परचेज किया था मैदा पंजाब से, वो खराब क्वालिटी का था तो हमने उसको वापस कर दिया। देखो ना, वर्ड लिखा रिटर्न आउटवर्ड। जब आप कोई चीज परचेज करते हो उसी को तो रिटर्न करते हो। हमने एक मोबाइल खरीदा था, डिफेक्टिव था, हमने उसको वापस कर दिया, उसको बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेस में से क्या लेस करने का, रिटर्न आउटवर्ड लेस करने का। कैरेज इनवर्ड क्या होता है सर, गुड्स को लाने में खर्चा। ये ट्रक से लाए रहेंगे ना, तो ट्रक वाले ने भाड़ा लिया रहेगा, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड भी वही होता है। डॉक चार्जेस, समुद्र के रास्ते से ला रहे तो डॉक चार्जेस देना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी, फॉरेन से गुड्स लेके आ रहे हो, फॉरेन से गुड्स ला रहे हो इंडिया में तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। वेजेस अब प्रोडक्टिव बोला है, वेजेस प्रोडक्टिव क्या होता है, अब ये जो
हम लोग गुड्स लेके आए मुंबई में, फैक्ट्री हमारा मुंबई में, तो यहाँ पे मशीन डाले हमने इधर मशीन डाला है, तो इस मशीन से हम प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स बनाते हैं। तो जो वर्कर मशीन को चलाते हैं, जो वर्कर मशीन को चलाते हैं, उनको जो पगार देते हो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव वेजेस। हर वर्कर कंपनी के अंदर मशीन नहीं चलाता है, कुछ वर्कर इनडायरेक्ट काम करते हैं, जैसे कि कुछ वर्कर अंदर खाना बनाने काम करते हैं, कुछ अंदर सुपरवाइजरी काम करते हैं। तो हर वर्कर कंपनी के अंदर मशीन नहीं चलाते। जो वर्कर कंपनी के अंदर मशीन चलाते हैं उनको जो पगार देते हो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव, क्योंकि वो लोग प्रोडक्टिविटी काम कर रहे हैं, बाकी अनप्रोडक्टिविटी काम कर रहे हैं। तो वेजेस प्रोडक्टिव, इसको मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। वेजेस सैलरी और सैलरी से वेजेस में बहुत फ़र्क है। अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा रहेगा बेटा, एग्जाम्पल क्या लिखा है, वेजेस सैलरी, सोचो वेजेस 10,000 है, सोचो वेजेस 10,000 है और सैलरी का अमाउंट छोटा सा, ज़्यादा नहीं है, सैलरी 200 रुपये है, तो सैलरी बहुत छोटा है, तो हम लोग ना वेजेस के अंदर ही उसको काउंट कर लेते हैं। तो वेजेस एंड सैलरी बोलेंगे तो पहला ये देखने का वेजेस लिखा है क्या, वेजेस जो पहला है ना उसको देख के बात करना। फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर होते हैं उनको जो पगार देते हैं उसको वेजेस बोलते हैं। सैलरी अंदर ही किसी को दिया रहेगा, छोटा सा ऑफिस बना है, कुछ स्टाफ रख के उसको पगार दे दिया, लेकिन वेजेस का अमाउंट बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरी रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा। सर इसका उल्टा भी होता है, कभी कभी ना सैलरीज एंड वेजेस लिखा रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना, वहाँ पे सैलरी का अमाउंट बड़ा है एज कम्पेयर टू वेजेस, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने क्या बोला, अगर वेजेस रहेगा स्टार्टिंग में तो ट्रेडिंग अकाउंट में लेना, क्योंकि वेजेस हम किसको पे करते हैं, फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर होते हैं उसको पे करते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, गुड्स हम लोग फॉरेन से इंपोर्ट किए तो ड्यूटी देना पड़ेगा। कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सब मशीन को चलाने के लिए लगता है। अरे फैक्ट्री में मशीन होते हैं ना बड़े बड़े, उसको चलाने के लिए लगता है। रॉयल्टी ऑन परचेस या प्रोडक्शन का मतलब, एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, हम एक बुक बना रहे, उस बुक का नाम है बागबान, अमिताभ बच्चन ने लिखा था अपने 4 हरामखोर बच्चे लोग के ऊपर। तो बेटा वो जो बुक लिखा था अमिताभ बच्चन को हम लोग ना कुछ तो देंगे ना। हम ये बुक बेचते हैं 200 रुपये का, हम ये बुक बेचते हैं 200 रुपये का बेचते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन को इसमें 20 रुपये देते हैं। तो जितना हम कमाएंगे 200 रुपये, सीधा सीधा 20 रुपये अमिताभ बच्चन को देना है। इसी को बोलते हैं रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। अगर जितना हम बुक बनाएंगे, अभी 200 रुपये का बुक बना के बेच रहे हैं तो 20 रुपये उसमें रॉयल्टी देना पड़ता है हमें, सीधा सीधा इसको डायरेक्ट खर्चा बोलते हैं। हमें तो 180 रुपये मिलेगा जो बुक पब्लिश कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्या होता है, ये एक डायरेक्ट खर्चा होता है। आगे बढ़ते हैं, पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग किसको बोलते हैं, प्राइमरी पैकिंग जो चॉकलेट होता है, चॉकलेट जैसा 5 स्टार है, कितना अच्छे से प्लास्टिक में पैक ही रहता है ना, अपन प्लास्टिक नहीं खाते, चॉकलेट खाते हैं, तो जो प्लास्टिक होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग, क्योंकि वो नहीं पैक करेगा तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा ना। प्राइमरी पैकिंग, तो प्राइमरी पैकिंग क्यों करना पड़ता है, गुड्स को सेफ रखने के लिए, ठीक है ना। तो हर चीज़ का प्राइमरी पैकिंग होता है। अपन एक बॉटल लेते हैं तो ये जो बॉटल है वो प्राइमरी पैकिंग है, ठीक है। हमें बॉटल नहीं खाते हैं, पानी पीते हैं उसका, तो ये प्राइमरी पैकिंग है। लेकिन कंपनी 1-2 बॉटल नहीं बेचती, लॉट में बेचती है, तो वो सेकेंडरी पैकिंग है। कंपनी 1-2 बॉटल नहीं बेचती है ना बेटा, कंपनी लॉट में बेचती है, एक साथ 100 बॉटल बेचती है, तो उसको अलग प्लास्टिक में पैक करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग लोडिंग अनलोडिंग के लिए रहता है, ट्रक में लोड करने के लिए। तो प्राइमरी पैकिंग इसको बोलते हैं, प्राइमरी पैकिंग, ठीक है। तो प्राइमरी पैकिंग किधर लेना है, सब फैक्ट्री में होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, इसीलिए ट्रेडिंग में लेंगे। फैक्ट्री का लाइटिंग, अंधेरे में तो नहीं रहेंगे, फैक्ट्री लाइटिंग और हीटिंग, फैक्ट्री का भाड़ा, फैक्ट्री का इंश्योरेंस। देखो बात में फैक्ट्री बोल रहे, दिखाई दे रहा है। अगर फैक्ट्री बोला तो कंट्रोल नहीं करने का, सबका सब ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देना। वर्क मैनेजर सैलरी, जो फैक्ट्री है वहाँ मैनेजर होगा उसका सैलरी, तो इसीलिए लिखा वर्क मैनेजर सैलरी, समझा। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड मेरे को तो समझा। गुड्स को लाने में जो जो खर्चा होता है वो लिखना है और फैक्ट्री का खर्चा लिखना है। गुड्स
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस जितना भी फैक्ट्री खर्चा होगा वो ऐड करना है, ठीक है ना। यही सब आता है, गुड्स, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री खर्चा। अब आते हैं बेटा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है, हम सेल कर रहे हैं, जैसे हम लोग बिस्किट बना रहे हैं तो बिस्किट बना बना के बेच रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेल, तो सेल क्रेडिट साइड में लिखना है। लेकिन हम जो सेल किए कुछ डिफेक्टिव था तो रिटर्न आ गया, उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। नाम देखो क्या लिखा, रिटर्न इनवर्ड, वापिस आ गया तो लेस कर देना। गुड्स लॉस बाय अंगार, कल गुड्स ना जल के भस्म हो गया, आग लगा था हमारा फैक्ट्री में, लाखों का माल जल गया, तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो गुड्स लॉस बाय फायर क्रेडिट साइड में लिखना। गुड्स चोरी हो गया, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स जा रहा है इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखना। कुछ गुड्स हम लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए फ्री में बांट दिए, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अपने आप से पूछना गुड्स बिजनेस में आ रहा है कि गुड्स जा रहा है, अगर गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिख दो। गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, हमारा ट्रक था वो पलटी हो गया, रॉ मटेरियल लेके आ रहा था, तो गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, कुछ गुड्स हमारे पार्टनर लेके गए तो गुड्स जा रहा है ना, क्रेडिट साइड में लिखो। और कुछ बच जाएगा साल का आखिरी को, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? तो क्या क्या लिखे, गुड्स आ रहा है तो डेबिट में लिखो, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट में लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखो और फैक्ट्री एक्सपेंस लिखो। हमको तो समझा। जब ट्रेडिंग अकाउंट आप टैली करोगे जो डिफरेंस आता है, अगर क्रेडिट टोटल ज़्यादा है डेबिट टोटल कम है तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, और अगर डेबिट टोटल ज़्यादा है क्रेडिट टोटल कम है तो ग्रॉस लॉस। बताऊंगा ये प्रॉब्लम में कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, ग्रॉस लॉस कैसे निकालना है। आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ लिया। व्हेन देयर इज ए वेजेस सैलरी इज गिवन इन विच वेजेस इज अपेयरिंग फर्स्ट, वेजेस अगर पहला दिखता है, वेजेस पहला दिखता है तो ट्रेडिंग में लिखो, सैलरी पहला दिखता है तो प्रॉफिट लॉस में लिखने का, ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक नेक्स्ट आते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। अगर एक्सपेंस एंड लॉस हो रहा है तो डेबिट में लिख दो, और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, इनकम और गेन होगा तो क्रेडिट में लिखने का, ठीक है। तो चलो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टेंटेड एंड सर प्रॉफिट लॉस में हम क्या लिखते हैं, देखो इनडायरेक्ट खर्चा लिखते हैं, जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा होता है, इनडायरेक्ट जैसे कि 3 में बना रहा हूँ। एक तो ऑफिस का खर्चा होता है, ऑफिस खर्चा, हर कंपनी का अपना खुद का ऑफिस होता है तो एक ऑफिस का खर्चा होता है। आजकल प्रोडक्ट बिकता नहीं तो हमको हमारा प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने के लिए हम लोग खर्चा करते हैं, उसको बोलते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। हमने कुछ लोन वगैरह लिया रहेगा तो वो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल। और चौथा होता है कुछ लॉस वगैरह होगा तो, क्योंकि रूल क्या बोला मालूम है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस और लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉस, लॉस बेटा समझ में आ रहा है। अगर लॉस है तो डेबिट में, तो डेबिट में यही सब आइटम दिखाई देगा। फिर से बोलो, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। तो ऑफिस का खर्चा होता है, सेलिंग खर्चा होता है, फाइनेंशियल होता है और लॉस होता है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। शुरू करते हैं, हर एक चीज़ समझाता हूँ। बेटा हमने ऑफिस रखा है तो स्टाफ होगा ना, तो स्टाफ को पगार देना पड़ेगा, सैलरी। अब मैं बताया सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो यहीं लेना, क्योंकि सैलरी का अमाउंट बड़ा है एज कम्पेयर टू वेजेस ज़्यादा नहीं। हम छोटे मोटे चीज़ नहीं लिखते हैं, बताया ना। वो हो सकता है वेजेस का अमाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा, इसीलिए सैलरी से वेजेस को साथ में लिख देते हैं। लेकिन सबसे पहला क्या लिखा, सैलरी, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है, ठीक है। आगे बढ़ो। रेंट, ऑफिस है, ऑफिस है तो उसका रेंट आप पे करते होंगे, ऑफिस है तो उसका इंश्योरेंस किया रहेगा, कहीं आग लग गया तो, ऑफिस है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी लाइट बिल आएगा, ऑफिस है तो अंदर स्टाफ है तो टेलीफोन का खर्चा आएगा, ऑफिस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज़ होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सेल्समैन, अगर आपने सेल्समैन रखा है तो उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको बर्दाश्त करना है। वो सेल्समैन घूम घूम के प्रोडक्ट बेचता है, घर जा जा के टिंग टोंग आपका प्रोडक्ट बेचता है तो उसका ट्रैवलिंग खर्चा आपको बर्दाश्त करना है, ये इनडायरेक्ट खर्चा है। अगर आपके पास एसेट्स है तो उसका डेप्रिसिएशन, लोडिंग चार्जेस, ऑडिट फीस। ये ऑडिट फीस क्या होता है सर, ऑफिस में बुक्स एंड अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसका चेकिंग करने के लिए सीए आते हैं तो सीए अपना जो चार्जेस लेता है, प्रोफेशनल चार्जेस, उसको बोलते हैं ऑडिट फीस। इंटरटेनमेंट, ऑफिस वगैरह में पार्टी शार्टी मनाया सैटरडे संडे को तो इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। रिपेयर से रिन्यूअल मेंटेनेंस किसका होता है, ऑफिस का होता है। हमको पैसे का शॉर्टेज था तो हमने लोन लिया है बैंक से तो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो फाइनेंशियल में क्या आता है, इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट पे किया।
कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो छोटे मोटे, सबका नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि सबका नाम लिखते बैठेंगे तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट 5 पेज का दिखेगा, 10 पेज का दिखेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस। कन्वेंस क्या होता है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ऑफिस में जो स्टाफ काम कर रहे हैं उसका आने जाने का खर्चा हम देते हैं, ट्रेन का भाड़ा, टैक्सी का भाड़ा हम देते हैं, कन्वेंस। अब मैंने बताया डेबिट ऑल द एक्सपेंस और लॉस, कुछ लॉस होगा तो डेबिट साइड में लिखना है, दिखाई दे रहा है, देखो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस्ट इन एक्सीडेंट। देखो गुड्स वहाँ से निकला था ट्रेडिंग को क्रेडिट साइड से, लेकिन नुकसान है ना, तो इसका क्रेडिट में, तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में। तो गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस्ट इन एक्सीडेंट, ये हमारा लॉस है। क्या है बेटा? हमारा लॉस है। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल, ये भी हमारा लॉस है, क्योंकि हमें तो पैसा नहीं मिला, हमने फ्री में बांट दिया। अब आते हैं बेटा कमीशन। हम निरमा वॉशिंग पाउडर बेचते हैं 100 रुपये का, हमने सेल्समैन रखा है 20, वो घर जा के बेचते, तो हम उनको उसके ऊपर 10% कमीशन देते, तो कमीशन हमने दिया है, अलाउड बोला है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिस्काउंट अलाउड। देखो 2 टाइप का डिस्काउंट सुने रहेंगे, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम बुक में नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं कैश डिस्काउंट। मेरे को एक कस्टमर से 1000 रुपये लेना था, हमें एक डेटर से 1000 रुपये लेना था, तो हमारा पैसा दे नहीं रहा था। हमने बोला तू मेरा पैसा अब भी क्या भी देगा ना, तो मैं तुझे डिस्काउंट दूंगा, इसी को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो मैंने उसको 200 रुपये डिस्काउंट दिया, उसने मुझे 800 रुपये दिया, तो बेटा 200 रुपये तो मेरा डूब गया ना, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड हम बुक में लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट हम बुक में नहीं लिखते हैं। ठीक है सर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अलाउंसेस, ये भी हमारा खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट सेल्स हो नहीं रहा था हमारा, तो हमने टीवी में पब्लिसिटी किया, ऐड किया। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? गुड्स को घर पे पहुंचा के देने का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। एग्जांपल पिज़्ज़ा लोग कॉल करते तो पिज़्ज़ा लोग ले आके देता है ना पिज़्ज़ा, तो आपसे पैसा नहीं लेता है, उसका अपना वो बाइक का पैसा नहीं लेता है, पेट्रोल का। तो कैरेज आउटवर्ड। सेल्स चार्जेस एक्सपेंसेस है, बैड डेट पैसा डूब गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी, हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा खर्चा है इनडायरेक्ट। टैक्स दिया, जनरल खर्चा, ट्रेड एक्सपेंसेस, लीगल, हमने प्रोफेशनल लोग को रखा है, लॉयर को रखा है तो उसका चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस। बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट को चार्जेस लेते हैं, उसको बोलते हैं बैंक चार्जेस। सॉलिसिटर फीस, वकील रखा है आपने तो उसका चार्जेस है। सेकेंडरी पैकिंग समझाया था, ये जो बॉटल है ये प्राइमरी पैकिंग है। सेकेंडरी किसको बोलते हैं? सेकेंडरी पैकिंग, बेटा ये जो पैकिंग है वो प्राइमरी पैकिंग है। सेकेंडरी किसको बोलेंगे? कंपनी 1-2 बॉटल नहीं बेचती है, एक बॉक्स के अंदर 100 बॉटल है, तो उस बॉक्स को बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। लोडिंग अनलोडिंग में ईजी होता है, तो सेकेंडरी पैकिंग प्रॉफिट लॉस में लेने का। सेकेंडरी पैकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेने का मतलब एक बॉक्स होगा, उसके अंदर छोटे छोटे सब बॉटल है, तो ये बॉक्स नहीं लोग खरीदते हैं। बॉक्स क्यों रहता है? ट्रक में लोडिंग करने के लिए इजी गिरता है। ओके, कंपनी गुड डे बिस्किट 1-2 नहीं बेचती है, बॉक्स का बॉक्स बेचती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। समझा सर? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस रहेगा तो डेबिट में लिखने का। ये तो हो गया डेबिट आइटम। आते हैं बेटा क्रेडिट साइड। जीपी ब्रॉट डाउन होगा। कमीशन रिसीव्ड इनकम है ना, कमीशन रिसीव इनकम। ये क्या होता है सर? कमीशन रिसीव, अगर हम लोग एक डीलर है, फर्नीचर डीलर है, और हमें ब्रांडेड कंपनी का कोई फर्नीचर बेचने का मौका मिला तो हमें कमीशन मिलेगा अगर उसको बेचेंगे तो। ये जो मोबाइल कंपनी होती है, दुकान तो हमने डाल दिया लेकिन अलग अलग कंपनी बोलती है हमारा मोबाइल बेचो, हमारा मोबाइल बेचो, जितना बेचोगे ना हम उसके पीछे कमीशन देंगे आपको, तो कमीशन अपना इनकम होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड या अर्नड, हम डिस्काउंट रिसीव्ड या अर्नड का मतलब होता है हम जिनसे गुड्स खरीदते हैं उन्होंने हमको डिस्काउंट दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया था, किसी कंपनी का डिबेंचर परचेस किया था तो हमें ब्याज मिलेगा। डिविडेंड रिसीव, हमने किसी कंपनी का शेयर्स परचेस किया तो हमें डिविडेंड मिलेगा। हमारे पास एक एक्स्ट्रा रूम था, हमने उसको भाड़े पे दे दिया, उसका भाड़ा मिला, ये इनकम है। लक्ष्मी आ रही है तो क्रेडिट साइड में लिखो। कुछ ऐसे इनकम है छोटे मोटे जिसका नाम नहीं लिख सकते, उसको बोलते हैं सन्ड्री या मिसलेनियस रिसिप्ट। ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्रेडिट साइड में लिखने का। अब जब प्रॉफिट लॉस को टैली करोगे, अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आता है, डिफरेंस डेबिट साइड में आता है तो बोल देना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो बोल देना नेट लॉस। समझे? वो प्रॉब्लम में हम लोग सीखेंगे। आते हैं बेटा बैलेंस शीट में क्या लिखना है। बैलेंस शीट के ऊपर लिखना एज ऑन, ईयर एंडिंग नहीं लिखना। अब आते हैं बेटा एसेट साइड। बिजनेसमैन में कुछ तो एसेट होता है,
तो आते हैं बेटा बैलेंस शीट में क्या क्या लिखोगे। सबसे पहला इनटेंजिबल चीज़ गुडविल, ये एक रेपुटेशन होता है उस फॉर्म का, तो गुडविल आउटर कॉलम में लिख दो। लैंड ए बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन होगा, उसको इनर में लेस करना। प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन होगा, लेस करके आउटर में लिखो। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन रहेगा, इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन रहेगा, मोटर वैन के ऊपर डेप्रिसिएशन रहेगा, फ्री होल्ड लीज होल्ड, ओके, वो उस पर डेप्रिसिएशन रहेगा। लीज होल्ड और फ्री होल्ड में क्या फ़र्क है? लीज होल्ड का मतलब था हमने जो ज़मीन लिया है लीज पे लिया है, 99 ईयर्स के बाद 30 ईयर्स के बाद हमें वापस दे देना सरकार को। फ्री होल्ड का मतलब था सरकार ने आपको जन्म जन्म के लिए दे दिया, कभी नहीं लेगी। हमें क्या करना है? तो लीज होल्ड हो, फ्री होल्ड हो, डेप्रिसिएशन रहेगा तो लेस करके आउटर में लेना। पेटेंट डेप्रिसिएशन रहेगा तो लेस कर देना। लूज टूल, स्पेयर पार्ट्स को लूज टूल बोलते हैं, डेप्रिसिएशन रहेगा तो लेस कर देना। इन्वेस्टमेंट आउटर कॉलम में आना चाहिए, एक दो अमाउंट गलती से इनर में लिख दिया है, आउटर में आना चाहिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आउटर कॉलम में। नेक्स्ट स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स का डेप्रिसिएशन रहेगा, कट करके आउटर में। प्रीपेड एक्सपेंस, कुछ खर्चा हमने पहले से दे दिया, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, इट इज़ आवर एसेट्स। आउटस्टैंडिंग इनकम, कुछ लोगों से हमें पैसा लेना बाकी है तो अपना एसेट्स, हमारा हक है। कुछ लोगों से हमें पैसा लेना बाकी है तो हमारा हक है ना। कुछ लोगों से मुझे पैसा लेना बाकी है, मैंने काम किया लेकिन पैसा नहीं मिला है, दैट इज़ माई इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम। हमने किसी को लोन दिया, एसेट्स है। क्लोथिंग स्टॉक, डेटर, ध्यान देना, सन्ड्री डेटर का अमाउंट इनर में लिखो। कोई एडजस्टमेंट रहेगा पहले वो कर लो, बाद में न्यू बैड डेट लेस करना, न्यू आरडीडी लेस करना, ठीक है। बाद में लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट। डेटर में से क्या क्या लेस करना? पहला बैड डेट लेस करना, न्यू आरडीडी लेस करना, उसके बाद अब कुछ प्रोविजन रहेगा ना डिस्काउंट का, वो लेस करना। फिर से बोलूँ, पहला बैड डेट लेस करना, बाद में न्यू आरडीडी, बाद में डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। आंसर आउटर कॉलम में आएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, वो जो ट्रक एक्सीडेंट हुआ था, इंश्योरेंस वाले ने अभी तक पैसा नहीं दिया लेकिन वादा किया, तो वादा किया था कभी न कभी मिलेगा, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल हमारा एसेट है। जो ट्रक हमारा एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस बोले 80,000 रुपये देंगे लेकिन अभी तक आया नहीं है, लेकिन कभी न कभी तो मिलेगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल एसेट है। बिल से रिसीवेबल, हमने किसी के ऊपर बिल ड्रॉ किया तो उसने वादा किया कि हम आपका पैसा 2 महीने में दे देंगे, एसेट्स है। कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट्स है। करंट अकाउंट, कुछ करंट अकाउंट माइनस में रहता है ज़्यादा ड्राइंग करने की वजह से, तो यहाँ आता है, ठीक है ना, करंट अकाउंट। यहाँ तक समझा। आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्या क्या है सर? कैपिटल अकाउंट सबसे पहला रहता है, बाद में करंट अकाउंट, कुछ कैपिटल अकाउंट, कुछ करंट अकाउंट रहेगा, वो लिखो। जनरल रिजर्व, कुछ फर्म ने रिजर्व बचा के रखा रहेगा, सब प्रॉफिट बांट के नहीं लेते, कुछ छुपा के रखते हैं। जनरल रिजर्व का मतलब होता है फर्म ने कुछ पैसा बचा के रखा है, तो रिजर्व है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब भी वही होता है। लोन और मॉर्गेज, मतलब हमने कुछ गिरवी रख के लोन लिया है तो अपना लायबिलिटी है, बैंक से लोन लिया है, कुछ पार्टनर से लोन लिया। दोनों में फ़र्क ये है, कैपिटल और लोन में हम लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट देना कंपलसरी नहीं है लेकिन लोन पे इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, तो कुछ पार्टनर ने लोन दिया रहेगा, लायबिलिटी है। बिल्स पेबल, किसी ने हमारे पर बिल ड्रॉ कर दिया तो वो है ड्रावर, हमें ड्रावी, तो हम पे करेंगे, हमारा लायबिलिटी है। हमने बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, हमने कुछ माल परचेज किया, उसका पेमेंट करना बाकी है, कोई एडजस्टमेंट है वो कर दो, बाद में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लेस कर देना। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो हमने देना बाकी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ इनकम हमें पहले से मिल गया, इट इज़ आवर लायबिलिटी, काम करके देने का, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और लास्ट में प्रोविजन फॉर टैक्स, गवर्नमेंट को पे करना है ना टैक्स, तो उसका हमने प्रोविज़न किया। प्रोविज़न का मतलब होता है अंदाजे से पैसा साइड में रखा है गवर्नमेंट को देने के लिए, दैट इज़ आवर लायबिलिटी, ठीक है। तो एज्यूम करता हूँ समझ में आया पूरा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखना है? गुड्स से संबंधित, गुड्स आएगा तो डेबिट में, गुड्स आएगा तो क्रेडिट में, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री का खर्चा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में क्या लिखना है? जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा है, ऑफिस का है, सेलिंग का है, फाइनेंशियल का मतलब होता है ब्याज वगैरह दिया रहेगा वो, और लॉस लिखना है। डेबिट ऑल द एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। और बैलेंस शीट में जितना भी तुम्हारे पास एसेट है डेप्रिसिएशन लेस करके आउटर में लिखो, और लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी लिखो, ठीक है। इससे संबंधित प्रॉब्लम करेंगे, प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना, मुझे अच्छा लगेगा बेटा, और वीडियो लाइक ज़रूर करें, वो भी मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।